हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? सही आंसर होगा आपका वित्त मंत्रालय। समझाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि आर्थिक जो जितनी भी समीक्षा होती है वार्षिक रूप में, वो सभी जो बनाता है वो कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख निम्नलिखित में से किसने बनाया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक, ये तो आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका उसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, बिल्कुल ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए, बिल्कुल ठीक है। ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए है, ये गलत है। समझ रहे हैं? क्योंकि हंगुल जो है एक उत्तर भारत और पाकिस्तान, खासकर कश्मीर में पाई जाने वाली लाल हिरण की नस्ल है। ये हंगुल, ये कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर भारत और पाकिस्तान, खासकर की कश्मीर की बात हो रही है। ठीक है। और जो पेरियार है ना, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, जो कि केरल में है, तो ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा नामक स्थानांतरित कृषि जिसमें छोटे छोटे पौधों को जलाकर नई कृषि योग्य भूमि तैयार की जाती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? दीपा एक कृषि का नाम है, ध्यान रखना। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1807 के तहत स्वेच्छा से एसिड फेंकने या फेंकने का प्रयास एक दंडनीय अपराध होगा। तो किस धारा के तहत? धारा 326 बी के तहत। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 2020 में नाबार्ड का अध्यक्ष कौन थे या कौन है? अभी भी प्रेजेंट टाइम में वही हैं। तो कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा GR चिंतला या गोविंद राजुलू चिंतला। पहला ऑप्शन करेक्ट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1982 में। तो याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। वाणिज्यिक प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसके लिए साख का स्रोत है? वाणिज्यिक प्रपत्र किसके लिए साख का स्रोत है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कॉरपोरेट उद्योग। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सूरतगढ़ राजस्थान में है, तो सूरतगढ़ तो राजस्थान में बिल्कुल आपका हैगा। ओबरा उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल ठीक है। दुबरन गुजरात में, बिल्कुल ठीक है। और कोठागुदन तमिलनाडु, बस यही गलत है। ठीक है। क्योंकि कोठागुदन जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो अब ये तेलंगाना में आ गया। ठीक है। और ये क्या है? एक बिजली उत्पादन केंद्र है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर, ये सभी बिजली उत्पादन केंद्र है, बस कोटागुदन जो आपका बिजली उत्पादन केंद्र है ये तमिलनाडु में नहीं, प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना में है, पहले आंध्र प्रदेश में था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 49। पहला पॉइंट है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के संबंध में नहीं, ये तो गलत है। समझ रहे? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी, ना कि राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखो। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय व सलाहकारी अधिकारिता होती है। गलत, ये भी आपका बिल्कुल क्या दिया है सर? गलत दिया हुआ है। ठीक है। क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के अपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय व सलाहकारी अपीलीय अधिकारिता जो है वो नहीं होती है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो गलत सही नहीं है, तो दोनों ही गलत होंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? सब्सिडी बिल्कुल आता है, ब्याज भुगतान बिल्कुल आता है, रक्षा व्यय ये भी बिल्कुल आता है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूँ। हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ।
इतना कहूँगा कि एक बार आप ज़रूर क्लास में आकर के देखो, क्योंकि हिंदी को जिस तरीके से मैं आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन पूरे टॉपिक आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर सकता, 50 बार बोल चुका कि एक बार क्लास में आओ मेरे कहने से। क्लास में कुछ समझ में ना आए, डिसलाइक करना, चले जाना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी कि आप लोग मेरी क्लास छोड़कर क्यों चले गए। लेकिन नहीं आ रहे तो आपत्ति है। कम से कम एक बार तो मेरे को मौका दो अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, समझ रहे हैं ना? तो वहाँ पर एक बार ज़रूर से आओ। क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आज सैटरडे है तो 4 क्लास ले रहा हूँ लगातार। तो चारों ही क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिर भी क्लास तक नहीं पहुँच पा रहे तो पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको क्लास में पहुँचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल आपको बताना है कौन सा शीत मरुस्थल है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गोबी। गोबी मरुस्थल जो है वो चीन और मंगोलिया में स्थित है और ये विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, ये ध्यान रखना। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो इस यातायात संकेत का अर्थ क्या हो जाएगा? नो एंट्री, आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा भाई। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। भारत में पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, नैतिक समर्थन और मनोवैज्ञानिक सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है और इसका पहला केंद्र रायपुर में खोला गया। यह संगठन किस नाम से है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका निर्भया सेंटर। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारें जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं वे उद्देश्य कौन कौन से हैं, जल्दी बताइए। पहला उद्देश्य है आपका कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजना, बिल्कुल ठीक है, पहला उद्देश्य है। निर्धन व भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजना, बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक प्रायोजन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीनों ही उद्देश्य जो है वो आपके जेन्युइन है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आवासीय स्थिति फिल इन द ब्लैंक्स के लिए निर्धारित है। तो आवासीय स्थिति जो है ये लेखा वर्ष के लिए आधारित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का अर्धसैनिक सुरक्षा बल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसकी कल्पना भारत चीन युद्ध काल के बाद की गई थी, निम्नलिखित में से किसकी निगरानी में कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल? तो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 13, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? प्रारूपण की प्रक्रिया कहते हैं सर। क्या कहते हैं? प्रारूपण की प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। डिफॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज मोड में प्रिंट होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पोर्ट्रेट। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। चौथा ऑप्शन करेक्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल से। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सौंदर्यानंद नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? सौंदर्यानंद नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अश्व घोष। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन हुई। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करना है। कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? पहला कथन है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। गलत। 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो पहला तो गलत है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु मौलिक अधिकार नहीं, बिल्कुल ठीक है। संपत्ति का अधिकार प्रेजेंट टाइम में एक विधिक अधिकार है जिसको 300 का में रखा गया, ठीक है, ये भी याद रख लो 300 का। दूसरा तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 300 का कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अतः स्थापित किया गया था, कांग्रेस सरकार द्वारा। तो देखो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो हम आपको बता दें 300 का में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में व्यवस्थित किया गया। 300 का जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया गया था, ना कि कांग्रेस के द्वारा। 300 का ये बिल्कुल ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हटाया गया था, ना कि कांग्रेस के द्वारा। तो केवल दूसरा पॉइंट सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में। आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों को कठिन क्वेश्चंस, कई बच्चे कह रहे हैं सर बहुत हार्ड क्वेश्चंस करवा रहे हैं। अरे भैया जैसे आते हैं वैसे ही तो करवाऊंगा। क्या मैं जेल वार्डर का पेपर लेकर के आ जाऊं कि कांस्टेबल का पेपर लेकर के आ जाऊं? जो जिस लेवल का पेपर होगा उसी लेवल के तो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। बस यह है कि आपको मेहनत करना पड़ेगी। निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण से के बढ़ते हुए स्तर के प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए ताजमहल के समीप स्थित रिफाइनरीज व अन्य उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाला कोयला और केक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग करने का आदेश दिया? किस बात ने? तीनों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? एम मेहता बनाम भारतीय संघ सी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वन, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है, ये आपको बताना है। पहला पॉइंट है आपका कि संविधान के आर्टिकल 43 खा में सहकारी समितियों का उन्नयन के बारे में वर्णित है, सही है। संविधान के अनुच्छेद 47 में लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के बारे में प्रावधान किया गया है, बिल्कुल किया गया है। दोनों ही कथन जो है वो आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है, जल्दी बताओ। पूर्ण रोजगार बिल्कुल है, मूल्य स्थिरता बिल्कुल है, धन तथा आय का नियोजन बिल्कुल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन ये उद्देश्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लू बेबी नामक एक प्रदूषणकारी बीमारी पीने वाले जल से निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? या ब्लू बेबी जो आपका सिंड्रोम है ये दूषित जल पीने से होता है, तो जल में किसकी अधिकता होगी तब जाके आपका ये होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रेट। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का आपको चयन करना है। पहला है आपका कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती, जल्दी बताओ। भैया संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती, ना कि प्रधानमंत्री में, तो पहला तो गलत है। नेक्स्ट है आपका यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, बिल्कुल ठीक है, बाद में भी सदस्यता ले सकता है ना। तो यहाँ पर जो है वो केवल दूसरा जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने बोला था कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करो क्वेश्चंस को, इसलिए मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा। टाइम जरूर लगेगा लेकिन वीडियो में मजा आएगा और आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी, ठीक है। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी? तो किस मामले में माना गया ये? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सरला मुद्गम बनाम भारत संघ, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा होता है? तो कौन सा रोग होता है प्रोटोजुआ के कारण? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया। चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका प्रोटोजुआ का नाम है आपका प्लाज्मोडियम, वो भी याद कर लो।
भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो आपका सही है? पहला है आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। बिल्कुल ठीक है, 100% सही है ये तो। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। और संघीय न्यायपालिका की शक्ति जो है वो स्थापना हुई, बिल्कुल ठीक है। ये तीनों ही आपके पॉइंट जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए? तो जल्दी आपको बताना है, 4 पॉइंट आपके सामने दिए हुए हैं, उसको सोच करके बताना है। पहला है आपका कि संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, बिल्कुल ठीक है। लोक लेखा समिति के प्रति, नहीं ये तो हटा ही दो, उसको तो हो ही नहीं सकता। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, बिल्कुल ठीक। पहला और तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा, तो मौद्रिक जुर्माना जो है वो सूचना आवेदन प्राप्त करने से इनकार करने के संबंध में लगाया जा सकता है, और निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर जानकारी प्रदान नहीं करना, इसके लिए भी लगाया जा सकता है, और सूचना को नष्ट करना, ये सभी कंडीशन में लगाया जा सकता है। एक ऐसी कृषि पद्धति जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से अपनी भूमि, श्रम व पूंजी को एकत्रित करके एक साथ खेती करते और सभी परंपरा उत्पादन से प्राप्त लाभों को बंटवारा करते हैं, उसको कौन सी कृषि कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सहकारी कृषि, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी को संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोलने और भागीदारी करने का अधिकार है, लेकिन वह किसी भी संसदीय प्रक्रिया में वोट नहीं कर सकता। वह संसद का सदस्य भी नहीं होता, ध्यान रखना, परंतु उसे यह विशेष अधिकार है कि वह संसद में जो है वो क्या कर सकता है, संसद को संबोधित कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष तो कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 15, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण कौन सा है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।